नमस्कार। नवरात्र के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं स्मिता श्रीवास्तव एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम किसी स्थान विशेष के बारे में, किसी लोक परंपरा के बारे में, लोक कलाओं के बारे में बात करते हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ जो व्यक्ति उपस्थित हैं, उनकी जानकारी के आगे मैंने तो अपना शीश झुका लिया है, क्योंकि राजस्थान और ख़ास तौर पे मेवाड़ के विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। वहाँ के स्थापत्य कला के बारे में, मूर्ति कला के बारे में और वहाँ के इतिहास से आज हम रूबरू होंगे। तो बस फटाफट से आप लोग भी जुड़ जाइए, क्योंकि ये जानकारियाँ दुर्लभ हैं। कितनी भी हम किताबें पढ़ लें, कितना भी कुछ हो, लेकिन वहाँ के रहने वाले या फिर उस स्थान पे घूमने का जो आनंद है और जो जानकारी तब प्राप्त होती है, वो पुस्तकों से नहीं होती है। इसलिए मेरा मानना है कि किसी वरिष्ठ जन के सानिध्य में बैठ करके कुछ जानकारी मिल सके तो इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप लोग बस फटाफट से आ जाइए और आने के बाद में इस कार्यक्रम को शेयर भी करिएगा। लाइक कमेंट तो आप करेंगे ही करेंगे। चलिए हम मिलाते हैं आपको आज के हमारे अतिथि। सादर प्रणाम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादर नमस्कार सर, मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम हम शुरू करें। आज चूंकि नवरात्र का पहला दिन है और हर घर में पूजा पाठ का माहौल बना हुआ है, ऐसे में आप राजस्थान की धरती से हमारे पास हैं यहाँ, तो लोगों को भी आपके विषय में जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके परिचय आप ही से मैं जानना चाहूंगी। मैं अपना परिचय दूं उससे पहले, क्योंकि नवरात्र अपन शुरू कर रहे हैं, तो सभी मंगल हो। माँ शक्ति को, माँ देवी को याद करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो माँ हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाए और आगे से आगे आपका ये जो कार्यक्रम है उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे और अच्छी से अच्छी जानकारियां आपके कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मिले, इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात शुरू करूं। मेरा नाम ब्रजकांत जोशी है। मैं राजस्थान शिक्षा विभाग में राजकीय विद्यालय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय कोंदुआ के प्रिंसिपल से रिटायर हुआ हूं और 2017 में मैं रिटायर हुआ। उससे पूर्व भी लंबे समय तक मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों का शिक्षण कार्य कराया है। और शिक्षण कार्य तो मैं इवन प्रधानाचार्य रहते हुए भी निश्चित रूप से प्रतिदिन कक्षा में पढ़ाने का कार्यक्रम मैंने अवश्य किया है। मैं बिल्कुल कक्षा में पढ़ाता था। और एक बात और निवेदन करूं, मैंने बरसों तक जो है इतिहास का अध्ययन भी कराया। मेरे जो है हिंदी अंग्रेजी में तो मैं पीजी हूं ही, साथ ही मैं चित्रकला में ग्रेजुएट रहा और उदयपुर में पीएन चॉयल जैसे महान कलाकारों का मैं शिष्य रहा और उन्हीं के साथ मैंने मूर्ति कला और कला के विभिन्न आयामों पर बहुत गहराई से, क्योंकि कलाकार जो होते हैं उनको कला के विद्यार्थियों को स्केचिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है। तो उदयपुर और उसके आसपास मेवाड़ के विभिन्न स्थानों पर मैंने फर्स्ट हैंड स्केचिंग का कार्य किया। अरे वाह, क्या बात। तो वो उस पे अपन निश्चित रूप से मैं वहाँ की स्थापत्य कला के बारे में जरूर अपन बात करेंगे। मैं थोड़ा सा मेवाड़ के इतिहास के बारे में बात करके और अपनी बात कहना चाहूंगा कि देखिए, मेवाड़ का इतिहास, जो मेवाड़ के गुहिल राजवंश का इतिहास जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, वो तो बहुत बाद में जाकर के और इतना प्रसिद्ध हुआ, लेकिन मेवाड़ का इतिहास उससे भी काफी आगे हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के युग में ले जाता है। बेड़च नदी मेवाड़ में उदयपुर के पास होकर के बहती है और बेड़च नदी के पूर्वी किनारे पर एक गांव बसा हुआ है जो आज भी है। आज भी उस गांव के पास खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उसका बहुत प्रसिद्ध आहड़ म्यूजियम है। अगर आप कभी उदयपुर पधारे तो आहड़ म्यूजियम
का अवलोकन जरूर करें और वहां देखें आहड़ गांव में प्राचीन खुदाई के जो अवशेष मिले हैं वो कहीं न कहीं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ताम्र युगीन सभ्यता से अपने को जोड़ते हैं। इसके बाद वहां पर मध्य युगीन जैन जो है मंदिरों के अवशेष भी मिले, वैष्णव मंदिरों के भी मिले और शक्ति पीठों के यानी माँ दुर्गा के मंदिरों के अवशेष भी वहां मिले। इसे मध्य युग में के जैन शिलालेखों में इसे आघाटपुर या आठपुर के नाम से लिखा गया है। इसी तरह पतंजलि के महाभाष्य में एक और नगरी का उल्लेख मेवाड़ का मिलता है जिसे मध्यमिका नगरी कहते हैं। ये चित्तौड़ के मध्यमिका, ये एक समृद्ध नगरी के रूप में इसका चित्रण किया गया है और यह इसके आज भी अवशेष मिलते हैं। इसी तरह एक उदयपुर के पास में ही राजसमंद जिला है, वहां बागोर नाम का स्थान है। वहां भीलवाड़ा जिले में बागोर नाम का स्थान है। वहां 20 किलोमीटर दूर है भीलवाड़ा जिले से। एक टीले में हाल ही जो खुदाई हुई है वहां पर ईसा से 3000 वर्ष पूर्व के अवशेष वहां मिले हैं। इसी तरह रेल मगरा जिसकी मैंने पहले चर्चा की, गिलूंड नाम की एक जगह है, वहां पर प्राचीन सभ्यता ईसा पूर्व 1500 ईस्वी पूर्व के अवशेष मिले। तो आप अनुमान हम लगा सकते हैं इन सारे जो है तथ्यगत प्रमाणों के आधार पर कि मेवाड़ की सभ्यता बहुत प्राचीन रही और किसी न किसी रूप में हम बहुत ही अगर हम मेवाड़ का भ्रमण करें, मेवाड़ के विभिन्न स्थानों पर अगर हम देखें तो हमें मानव विकास के विभिन्न सोपानों का अध्ययन करने का भी बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। राजनीतिक इकाई के रूप में हम मेवाड़ की जब चर्चा करें और जहां तक का इतिहास हमें पता है तो यूं कहते हैं कि इसका जो प्रारंभिक संस्थापक है वह गुहिल नाम का एक राजा था जो 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में उसने यहाँ के राजवंश की स्थापना की। गुहिल अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे और अपनी वंशावली को राजा रामचंद्र जी जो भगवान राम है उनके ज्येष्ठ पुत्र से वे जोड़ते हैं। अयोध्या में इस वंश के अंतिम शासक सुमित्र थे, उससे गुहिल की वंशावली जुड़ती है और सुमित्र की कुछ पीढ़ियों पश्चात कनक सेन ने काठियावाड़ में अपना साम्राज्य स्थापित किया था जो लगभग 568 ईस्वी में मेवाड़ में इसी वंश का जो उक्त शासक जिसको हम कहते हैं गुहिल, उसका नाम गुहादित्य के रूप में भी मिलता है, वह राजा हुआ और उसके नाम का जो वंश चला वह गुहिल वंश या गुहिलोत सिसोदिया के नाम से जाने गए। इस वंश का अन्य महत्वपूर्ण शासक कालभोज या बप्पा रावल था। उनके बारे में बड़ी प्रसिद्ध कथा एकलिंग जी के मंदिर से जुड़ी हुई है। एकलिंग जी का जो मंदिर है तो किंवदंती वहां मानी जाती है कि बप्पा जो है वहां जो है गौचारण का काम किया करते थे, गौ सेवा किया करते थे और वहीं पर कहते हैं कि ये जो स्वयंभू जो एकलिंग जी का जो शिवलिंग है वो उन्होंने उनके द्वारा ही उन्हीं को सबसे पहले उन प्रकट हुआ। वहीं एक ऋषि से भी उनका सानिध्य हुआ और उन ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तू चक्रवर्ती राजा बनेगा और वे हारित ऋषि नाम से विख्यात ऋषि थे। तो आज भी और कहते हैं कि मेवाड़ का कोई भी राजा अपने आप को कभी भी ये नहीं कहता था कि मैं मेवाड़ का राजा हूं या मैं मेवाड़ का शासक हूं। मेवाड़ का महाराणा
तो उनका पद था, लेकिन वो तो अपने आप को मेवाड़ का दीवान ही कहते थे असली शासक तो एकलिंग जी है, हम तो इनके दीवान है। ये एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है, राणा तू इसकी रक्षा करिए, सिंहासन अभिमानी है। ये मेवाड़ तो वीरों की जमीन है यहाँ के। और इससे बड़ा त्याग क्या होगा कि एक महाराणा भी अपने आप को या राजा भी अपने आप को ये न कहे कि भाई मैं यहाँ का राजा हूँ। वो तो यही कहता था कि नहीं, मैं तो इनका दीवान हूँ, असली शासक तो ये तो भारतीयता है और भारत के हर कोने में आपको इस बात का जिक्र मिल जाएगा। और सर मैं ये जानना चाहूंगी, हम लोग चूंकि स्थापत्य कला और मूर्ति कला के विषय में भी बहुत विस्तार पूर्वक आपसे जानने वाले हैं, तो मेरे पास एक पीडीएफ है कुछ वहाँ के कलाओं के विषय में, तो मैं चाहूंगी कि हम लोग उसको दिखाते हुए और फिर उसको चर्चा करते हैं। जी ठीक है, एक मिनट मैं उसको लगा लेती हूँ। जी एक मिनट मुझे लगेगा बस। जी सर। हाँ मैम, आपको चित्र दिख रहे हैं अब? जी 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 दिख रहे हैं। तो इसके बारे में आप हमें बताते चलिए हमारे दर्शकों को। ये जो सामने दिख रही है चित्र पर, जो आपको एक बहुत बड़ी दीवार या किले का परकोटा नजर आ रहा है, ये हिंदुस्तान में ही नहीं, इसको विश्व में भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो सकता है, लंबाई में बहुत बड़ी हो, लेकिन इस दीवार का इतिहास अपने आप में अजय दुर्ग के इतिहास की दीवार है। कहते हैं कुंभलगढ़ के कांगरेर माछर वन्य आओ, इसके बारे में प्रसिद्ध है कि इसके अंदर घुसना किसी का संभव नहीं था, शत्रु का। अगर किसी को घुसने के लिए, तो किसी कवि ने कहा कि मच्छर बन करके ही अंदर आ सकता है, बाकी इसके अंदर नहीं आ सकता। कुंभलगढ़ के इस दीवार को लांघना, ये बड़े अजय दुर्ग की दीवार है। इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया नेशनल ज्योग्राफिक ने लिखा है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ये राजसमंद जिले में उदयपुर से लगा हुआ ही था, पहले उदयपुर जिले का हिस्सा था और राजसमंद जिले में है अभी वर्तमान में। कुंभलगढ़ नामक स्थान है और कुंभलगढ़ का किला है, और कुंभलगढ़ के किले की दीवार है, यह जो है कई किलोमीटर है, और कई किलोमीटर है, 30 से अधिक किलोमीटर है, और इतनी चौड़ी है कि इस पर 4 घोड़े आसानी से एक साथ चल सकते हैं। आप देखिए, इसका जो दीवार इतनी चौड़ी है कि 4 घोड़े चल सकते हैं। महाराणा राज सिंह जी ने कहते हैं कि इस दीवार का जो कार्य है उसमें महाराणा राज सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। इसमें एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि महाराणा कुंभा, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास कुंभलगढ़ से बहुत जुड़ा रहा। महाराणा प्रताप का जन्म इसी कुंभलगढ़ में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कुंभलगढ़ में ही है। ये जो किला ये जो साथ में मंदिर दिख रहा है, ये एक शिव मंदिर है, और इस मंदिर में एक बड़ा विशाल शिवलिंग है। तो ऐसा कहते हैं कि महाराणा कुंभा इतने ऊंचे थे, या उनकी कदकाठी इतनी ऊंची थी कि उस शिवलिंग के ऊपर, जो कि आप आसानी से देखिए कि काफी बड़ा है, काफी ऊंचा है, मतलब साधारण बैठ करके आदमी उसके ऊपर हाथ भी मुश्किल से, अगर पालथी मार करके बैठे तो ऊपर हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन उस पर महाराणा रोज शिव जो है अभिषेक किया करते थे, महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा के बारे में तो कहा जाता है कुंभलगढ़ उन्हीं की जो है वो कर्मस्थली रही है, उनके जीवन के आखिरी दिन भी यहाँ रहे, और काफी हाँ इसी के अंदर एक दुर्ग है जी। इसके निर्माण के विषय में भी इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और एक और खास बात है, इसके अंदर एक और दुर्ग है, दुर्ग में एक और दुर्ग है जिसे कटारगढ़ कहते हैं, और कहते हैं कि
अबुल फजल ने लिखा है कटारगढ़ के बारे में, इतिहास में लिखी हुई है ये बात। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि ये इतना ऊंचा है कि अगर ऊपर देखो तो पगड़ी नीचे गिर पड़ती है। इससे तो, और आज के युग में तो बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी है। और उस अभी जो है राजस्थान सरकार की योजना में अगली टाइगर सेंचुरी के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। इसके आसपास काफी जंगल है, ये वन दुर्ग है, और वन दुर्ग है और पार्वत्य दुर्ग भी है, एक पहाड़ी पर होने से बहुत बड़ा दुर्ग है और देखने काबिल है। जी कुछ है हाँ, इसके विषय में ये चित्तौड़ का किला है। कहते हैं गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया, अजय दुर्ग है। और कहते हैं कि सबसे पहले मौर्य राजाओं ने के पास था ये, मान मोरी ने से गुहिल वंश के शासक जो प्रथम मेवाड़ के शासक हुए, उनका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल ने इस पर अधिकार करके और चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। चित्तौड़ का जो ये किला है, ये जो कुंड दिखाई दे रहा है गोमुख कुंड के नाम से विख्यात है। ये पानी का जो कुंड इसमें दिखाई दे रहा है ये गोमुख कुंड है। और ये किला अपने आप में मेवाड़ के इतिहास का सबसे बड़ा साक्षी है। अगर आप देखें तो इस किले के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कहते हैं ना, इसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। ये किला है जिसके कारण मिट्टी भी इस माटी का तिलक करने लायक है। कहते हैं कि इस जो बड़े बड़े जो है वीरवर अगर आते हैं, आज भी अगर कोई आए बड़े राजनेता, तो इस किले में प्रवेश करने से पहले झुक करके और इसकी माटी को मस्तक पर लगा करके फिर इस किले को देखते हैं। इसके 7 परकोटे हैं, 7 द्वार है। पहला द्वार जो है वो वहां से जब हम गुजरते हैं तो 7 विभिन्न जगहों से चक्कर लगा करके और अंतिम द्वार तक पहुंचते हैं, जहां पर महारानी पद्मिनी का जोहर स्थल है, महाराणा कुंभा का महल है। और इसके अलावा इस किले के अंदर और भी आपके पास पीडीएफ में अगर कुछ हो तो मैं उनके बारे में भी जानकारी इस किले के बारे में। ये जो है महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के सबसे बड़े, यूं कहिए कि निर्माता रहे। मेवाड़ में उन्होंने 36 से भी अधिक किलों का तो खुद निर्माण कराया महाराणा कुंभा। ये महाराणा कुंभा की अप्रतिम देन है। और गुजरात और मालवा के तत्कालीन जो एक शासक थे, मोहम्मद बेगुड़ा नाम था, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन पर विजय के रूप में इस किले का, इस स्तंभ का निर्माण कराया उसी की स्मृति में। और इस किले पर यूं कहिए कि हमारे पौराणिक देवी देवताओं की इतनी मूर्तियां हैं कि इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। ये हाँ, और हमारे बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और किले पर कई मीलों दूर से ये दिखाई दे जाता है। मीलों दूर से किले का अगर कोई चीज दिखती है तो यही दिखती है। किला वैसे भी एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर है जी, और ऊंची पहाड़ी पर है, और फिर उस पहाड़ी पर ये कीर्ति स्तंभ है तो सॉरी विजय स्तंभ है। तो ये हमें देख करके और आश्चर्य होता है कि उस जमाने में इतना बढ़िया, इतना उत्कृष्ट कोटि का स्थापत्य और इतना मजबूत, पूरा पत्थर में एक तरह से यूं कहना चाहिए भारतीय पुराणों के समस्त देवी देवताओं को समेटा है इसने। ये अपने आप में यहाँ की मूर्ति कला भी बहुत अच्छी है और वास्तुकला का तो ये अप्रतिम उदाहरण है ही है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारे पास एक चित्र है अब जी जी। ये अगल बगल का ही दिख रहा है जहाँ तक मैं समझ पा रही हूं। एक हाँ जी 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 मैम जी, ये जो आपको अपने को दिखाई दे रहा है, ये पास में एक और स्तंभ है
ये जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से विख्यात है। ये भी किले में है, लेकिन अभी यहाँ दूर से इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो अभी और ये उसी के पास में ये मंदिर वगैरह है, वो जैन मंदिर है। अच्छा। जी हाँ, ये महारानी पद्मिनी का महल है जो किले के अंदर है। कहते हैं कि महारानी पद्मिनी का जो ये महल है और नीचे जो जल में डूबी हुई वो दिखाई दे रही है, महारानी पद्मिनी के महल के पीछे के साइड की झील है, और उस झील के बीच में बना हुआ एक महल है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन यहाँ खड़ा रहा था, और जो है ऐसी किंवदंती है, लेकिन सच में इस बात पे विश्वास करना संभव नहीं है कि ये बात ऐसी रही होगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं, इतिहास को बाद के लोगों ने बहुत तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया, जबकि वस्तुतः ऐसा रहा नहीं है। बिल्कुल मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मेवाड़ महारानी पद्मिनी के जो महल की जो स्थितियां जैसी बना करके गाइड लोग बताते हैं, उनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। लेकिन ये देखने में वास्तुकला की दृष्टि से अप्रतिम है, उच्च कोटि की जगह है, और देखना चाहिए। किले के में हम जब देखना जाते हैं तो किले में जब हम आखिर में जब जाते देखते भिन्न भिन्न स्थानों से इस महल को देख करके वहां से वापस लौटते हैं। ये जो है एक चित्र मुझे मिल गया, रानी पद्मावती पद्मिनी का, जो चित्तौड़ में वहां पे उकेरी गई है पत्थर पे। जी ये बिल्कुल महारानी पद्मावती का जो है, तो हमारे लिए तो ये प्रणम्य है और आदर्श है, और निश्चित रूप से हमारे लिए एक अप्रतिम गौरव की बात है। आगे ये नवरात्रि का समय भी है, और आपने बहुत अच्छे दर्शन करा दिए, है ना। आज प्रथमम शैलपुत्री च माँ काली का मंदिर है ये, और ये चित्तौड़ के किले में ही है। माँ काली का, हाँ ये किले में ही है, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जो है लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं नवरात्रि के अवसर पर। कालका माता मंदिर जी। ये कुंभलगढ़ की दीवार है मैम, जो पहले अपन ने देखा। उसी को दूसरे एंगल से, दूसरे चौड़ाई हमें समझ में आ रही है इस चित्र के माध्यम से। जी, ये दूसरे एंगल से ली हुई है। और एक और ये भी उसी का ही, ये भी कुंभलगढ़ की दीवार है जी। और ये बहुत ही खूबसूरत है। ये मैम मेवाड़ का उदयपुर का राजमहल है, सिटी पैलेस उदयपुर के नाम से। कहते हैं कि अब इसके बारे में क्या कहा जाए। ऊंचा राणा जीरा गोखड़ा, नीची पिछोलारी पहाड़। ये जो झील दिखाई दे रही है ये पिछोला लेक है, लेक पिछोला, और ऊपर ये राणा जी के गवाक्ष गोखड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से इन गोखड़ों से पूरे पीछे की साइड में सज्जनगढ़, सिसारमा, दूर दूर तक के पहाड़ी क्षेत्र के जो व्यूज है दिखाई दे सकते हैं। और यदि आप एक फिल्म का नाम बताऊंगा, पुरानी बहुत क्लासिक फिल्म है देवानंद की, गाइड। नाम सुना होगा आपने? नाम, हाँ जी। गाइड में इस महल के सौंदर्य का सबसे श्रेष्ठतम जो है उपयोग किया गया है गाइड फिल्म, अगर आप देखें तो। इस महल के बारे में क्या बताऊं। कहते हैं कि उदयपुर की नींव महाराणा उदय सिंह जी ने डाली थी, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। और महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी ने इसकी नींव डाली। और एक और खास बात आपसे निवेदन करूं कि ये जो है, ये तो पीछे के साइड का व्यू है। आगे की साइड में जब हम प्रवेश करते हैं तो एक बहुत प्रसिद्ध वास्तुकला का मंदिर है इस किले के जस्ट बाहर, जगदीश मंदिर।
मेरे पिताजी की लिखी हुई एक एक दोहा आपसे निवेदन करूं, जिसमें वो जी कहा करते थे कि मेरे को अगर पक्षी भी बनाना, दुआ तो मुझे याद नहीं है, राजस्थानी दुआ, लेकिन उसमें उसका भाव ये है कि मैं पिछोला में पानी पीना चाहता हूं, और अगर दाना चुगने का अवसर मिले तो मैं इस महल का जो कोठियार यानी अन्न भंडार है उसके चौक में मैं दाना चुग लूंगा। और मुझे अगर हे ईश्वर मुझे कबूतर बनाना, ताकि मैं जगदीश मंदिर के जो है वहां बैठा रहूं और भगवान जगदीश के मुझे दर्शन होते रहे, दर्शनार्थियों के दर्शन होते रहे, और मेरा जीवन वहीं बीत जाए। हे भगवान मुझे वहीं का परिवड़ा अर्थात कबूतर बना देना, कि मैं वहीं पानी पीऊं, वहीं दाना चुगूं और मंदिर पे बैठा रहूं। ऐसा बहुत ही भाव था सुंदर। उन। हाँ एक चित्र मुझे बहुत ही सुंदर सा मिल गया, और जी इसके विषय में चलते चलते से ही कुछ अब बता दीजिए कि ये राजस्थान में जहाजगढ़ एक जगह मिला, जहाज के शेप में मुझे मिला, ये कुछ नया जी निर्माण लग रहा है जी। कुछ। मैं जहाजपुर करके जगह है वो, जी जी जहाज। जहाजपुर, जहाजपुर मेवाड़ के जो है हाड़ौती के पास बॉर्डर पे आया हुआ जो कोटा बूंदी जो है ना, हम्म जहाजपुर से पास है। और वहां पर मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा भी अनुमान नहीं है, वास्तव में सत्य बात भी यही है कि जहाजपुर का इतिहास प्राचीन यज्ञपुर नाम था इसका, उसी का अपभ्रंश जहाजपुर हुआ है। तो अच्छा। यज्ञपुर जो था वह यह था कि यज्ञपुर में जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, आपने महाभारत में पढ़ा होगा कि हम्म। कि जन्मेजय ने उस नाग से बदला लेने के लिए जो राजा परीक्षित को काटा था, तो उनके जो है पुत्र ने नाग यज्ञ किया। तो वह स्थान जहाजपुर में आज भी मौजूद है, जहां नागदी करके जगह है। नागदी करके एक नाला है, एक नदी अच्छा। है। और आश्चर्य होगा आपको कि उस नाले के अंदर कुछ जगह ऐसी बनी हुई है जहां पानी गर्म है। तो लोग अभी भी किंवदंती है, उसका वैज्ञानिक कारण कुछ और हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि उन सांपों का जो जहर है उसकी गर्मी आज तक भी उस पानी में है, कि वो पानी गर्म रहता है। तो अच्छा। वहां पर हाँ, ऐसा वहां के लोग मानते हैं। तो जहाजपुर एक और खास बात है, जहाजपुर काफी पुरानी जगह है, हाँ। और वहां मूर्ति कला की जो कई शिव मूर्तियां जैन और धर्म की कई आप मिलती जैन मूर्तियां, वैष्णव मूर्तियां बहुत निकली है। और जैन धर्म की मूर्तियां जो निकली है उनमें से एक मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, जो ये मंदिर जो दिखाई दे रहा है, ये जहाज नुमा बना है, अब पूरा बन चुका है। अभी तो ये इसमें तो ये अधूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरा बन चुका है। और इस स्थान पर अभी मैं थोड़े एक महीने भर पहले ही वहां होकर के आया हूँ। और अरे वह जो पुरानी निकली हुई खास प्रमुख जो मूर्ति है, वह सुमति नाथ जी की मूर्ति है, उसे यहाँ स्थापित किया गया है। अरे वाह, बहुत सुंदर है ये। जी। चलिए। और ये उद्देश्य जी, ये ये जो है हमारे जगत एकलिंग जी के मंदिर, जगत के मंदिर, पुराने सास बहू के मंदिर, उडेश्वर का मंदिर, ये उदयपुर के आसपास के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये एक अच्छा। बहुत ही प्रसिद्ध, और इस मंदिर का आप देख भी सकते हैं। ये मंदिर जो है अपने आप में स्थापत्य का एक अद्वितीय नमूना है। पूरा सफेद पत्थर से बना हुआ मंदिर है, और इसमें खास तौर से ये जो आगे का जो मंडप है वो इतना सुंदर बना हुआ है। ये मंदिर मैंने खुद देखा भी है। बहुत ही खूबसूरत। उडेश्वर, हाँ उडेश्वर महादेव का मंदिर है, और मेवाड़ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और उदयपुर के पास का बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। अरे वाह। जी एक और ये चित्र है मेरे पास, ये एक हाँ। मिनट में दिखाती हूँ। ये 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 भी ये इसी का ही है। जी। तो हाँ ये जी
बहुत ही खूबसूरत सी जानकारी, और इतना खूबसूरत है सब कुछ ना, अपने आप में अलौकिक है। और एक बार को सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे जो भी वहाँ एक देखा। हम तो चित्र में देख करके ही एकदम लगता है कि बस पहुंच जाओ, इतना खूबसूरत। उस समय में ये कैसे संभव हुआ होगा? भारतीय स्थापत्य कला के कोई जोड़ नहीं है। जी जी। और उदयपुर तो मैम जो है झीलों की नगरी है। कहते हैं उदयपुर, उदयपुर और उदयपुर के आसपास की फेरी फेरी में बड़ी झीलों की संख्या, छोटे ताल तलैया जिसको पूल से पडल्स को नहीं गिन रहे हम, बड़ी बड़ी जो है झीलों में से अगर हम देखें तो 96 लेक्स है, बड़ी बड़ी। और उदयपुर शहर में ही जो जिसके दोनों तरफ उदयपुर बसा है, आसपास चारों तरफ से उदयपुर गिरा हुआ है, उस बीचों बीच में जैसे फतेह सागर है ना, और पिछोला है, पिछोला के चारों तरफ उदयपुर शहर की बस्ती है। पास में दूध तलाई है, एक बहुत अच्छे अच्छी काफी झील है। पास में एक बहुत बड़ी उदय सागर लेक है, और जयसमंद झील जो मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। जयसमंद झील उदयपुर से मात्र 35 किलोमीटर दूर है। और सबसे बड़ी बात है, स्थापत्य कला केवल झीलों की नहीं है मैम। इन झीलों के किनारे इन राजाओं ने, जो हमारे यहाँ के महाराणा रहे अपने उन्होंने कुछ ऐसे काम अवश्य किए कि वो उनके यादगार काम है। मैं आपसे एक निवेदन करूं, उदयपुर के जैसे झील है, क्या नाम है अपने, जयसमंद, जयसमंद के पास आप सास बहू का एक रूठी रानी का महल ऊपर है, और पास में बहुत अच्छे महल बने हुए हैं। पूरी जो जयसमंद के जो की जो दीवार है, पाल बोलते हैं हमारे यहाँ, उस पाल के ऊपर सुंदर छतरियों की नक्काशी देखने काबिल है। कई फिल्मों में शूटिंग हुई है उसकी। आपसे एक निवेदन और करें, राजसमंद एक बड़ी लेक है जो उदयपुर से पहले उदयपुर जिले में ही थी, महाराणा राज सिंह जी ने बनाई। और उसका इतिहास तो ये है कि उन्होंने अकाल राहत कार्य में उस झील का निर्माण कराया उस जमाने में जो है। और इतनी बड़ी झील है, गोमती नदी पे बनी हुई है, और उसके किनारे महल बनाए हुए हैं। और एक आपको आश्चर्य होगा कि एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख, एक तेलंग करके एक जो है बड़े महापंडित थे, जो कांकरोली, जो राजसमंद से के किनारे ही बसा हुआ कांकरोली, वहां रहते थे, बड़े महापंडित थे। और इनके जो है गुरु परंपरा में थे, श्रीनाथ जी के जो मंदिर की गुरु परंपरा में। तो कहते हैं कि उन्होंने राज प्रशस्ति लिखी, और महाराणा राज सिंह ने उसे पूरे तालाब की पाल के ऊपर, तालाब की सीढ़ियों पर खुदवा दिया, जो एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख। आप देखिए, उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते, तो आप निश्चित रूप से देखने काबिल है। और उसके किनारे जो है पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ, जो वल्लभाचार्य जी के द्वारा सेवित द्वारकाधीश का मंदिर भी उसी राजसमंद के किनारे। और आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा मैं, क्योंकि हम अगर ये बातें करेंगे और अगर नाथद्वारा का जिक्र नहीं करेंगे तो ये अधूरा रह जाएगा। श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, और श्रीनाथ जी पहले जो है गोवर्धन में कहते हैं प्रकट हुए, और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के काल में जो है मेवाड़ में आप पधारे, और उन्हें जो है श्रीनाथ जी के उस जमाने में घने जंगलों के बीच श्रीनाथ जी का हवेली शैली का मंदिर है। स्थापत्य भी हवेली शैली का ही है। आज पूरा नाथद्वारा का जो मंदिर है उसको रिनोवेट किया जा रहा है, लेकिन मूल मंदिर के ऊपर आज भी केलू पोश, पुरानी जो खपरेल है वही है। वो देखने काबिल है, वो देखने काबिल है। और उसके ऊपर सुदर्शन चक्र का, वो सुदर्शन जी के दर्शन होते हैं, और वहां की ध्वजा जी के दर्शन होते हैं, जिसको दूर दूर से पूरी दुनिया से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए।
बहुत ये जी देखने काबिल है। और आपको आश्चर्य होगा कि पुष्टि मार्ग के अष्टछाप के कई कवि नाथद्वारा में रहे, हम्म। जिनके सर, जिन जी राजस्थान तो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। और जैसा जी कि हम लोग पहले बात कर रहे थे, तो बात बात में मुझे लगा कि राजस्थान कई भागों में ऐसे बटा हुआ है अंदर, उसकी जी व्यवस्था अलग तरह से। तो उस विषय में भी आप कुछ बताएं कि मेवाड़ कैसे अलग है। जी। मेवाड़ अलग यूं कहें कि मेवाड़ एक डायनेस्टी के रूप में तो अलग था ही। फिर अगर भौगोलिक दृष्टि से अगर मेवाड़ को हम देखें तो अरावली पर्वतमाला जो है पूरे राजस्थान में, जैसे एक त्रिभुज की ऊपर की जो भुजा होती है ना, उस तरह से हम्म। पूरे राजस्थान में को क्रॉस करके जा रही है। तो उसके नीचे का भाग में मेवाड़ आता है, दक्षिणी भाग है। और भौगोलिक दृष्टि से भी है ये। और मेवाड़ का जो किनारा किनारा है, पूरा ऊपर का उत्तरी भाग है, वह मारवाड़ से अलग करने के लिए, मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करने के लिए अरावली पर्वतमाला है पूरी, जो राणकपुर के प्रसिद्ध मंदिर उसी पर्वतमाला में। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो भौगोलिक स्थितियों से भी अलग है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी मेवाड़ का गुइल राजवंश अपने आप में अलग ही रहा। आप देखें कि मुगल काल में जब मुगलों ने से करीब करीब सारे के सारे मनसबदार बन चुके थे, मेवाड़ ने मनसबदारी प्रथा में का हिस्सा नहीं लिया, स्वतंत्र ही बने रहे। महाराणा प्रताप को प्रातः स्मरणीय यूं ही नहीं कहते। महाराणा प्रताप जैसा होना इस दुनिया में दुर्लभ है, वह प्रातः स्मरणीय है, वो हमारे हृदयों में विराजित है, इसीलिए कि उन्होंने स्वतंत्रता की अलख उस जमाने में जगाई जब लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इस चीज की। अकबर मुझे के जमाने में लोग स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते थे। महाराणा प्रताप ने उस स्वतंत्रता की लौ को जलाए रखा और जीवन के अंतिम सांस तक उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। तो ऐसे महापुरुषों का क्षेत्र है मेवाड़। मेवाड़ में एक और खास बात है, मेवाड़ का जो राजवंश है गुइल राजवंश, इसी से फिर नीचे मेवाड़ के ही नीचे के जो भाग है, जो वागड़ प्रदेश कहलाते, उनमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और इसी तरह मेवाड़ के पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाके में प्रतापगढ़ की 3 रियासतें अलग बनी, लेकिन राजवंश मेवाड़ के की ही खाप से रहे उनमें। जी, एक और ये था कि राजवंश के भीतर की व्यवस्था के विषय में भी आप कुछ बता रहे थे, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा था कि इनमें जो स्थापत्य कला इस तरीके से की गई, मैं आपसे निवेदन करूं, एक तो करीब करीब क्योंकि 16 बड़े उमराव थे, 16 बड़े हर राजस्थान में सभी राजवंशों में आप देखिए, चाहे मारवाड़ के हैं, चाहे ढूंढाड़ के हैं, चाहे बीकानेर के हैं, सभी राजवंशों में जागीरदारों अलग अलग जागीरदार थे और उनकी अपनी अपनी जागीरें थी, लेकिन सभी केंद्रीय सत्ता के प्रति वफादार थे। तो ऐसे ही मेवाड़ के 16 बड़े ठिकाने थे, उनसे जो 16 बड़े जागीरदार वो ठिकाने कहलाते। फिर उनसे दूसरे जो या उनसे उनके बाद जो थे वो 32 थे, 32 उनकी संख्या थी। फिर 64 थे, और काफी इस तरह से काफी जो है मेवाड़ के राजवंश, लेकिन जो 16 बड़े थे वो काफी बड़े जागीरदार थे। और उनके राजवंशों में उनके पास जागीर भी थे, बड़े काफी गांव उनकी जागीर में हुआ करते थे, उनकी रेवेन्यू काफी थी, उनके बड़े राजमहल हुआ करते थे। और आपसे बताऊं, मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, देवगढ़, बड़ा राजमहल है, उसकी बिल्कुल डिजाइन उदयपुर के जो है राजमहल की डिजाइन ही है। उन्हीं कारीगरों ने उसको डिजाइन किया है, उन्हीं वास्तुविदों ने, जिनको सोमपुरा के नाम से जानते हैं। ये सोमपुरा शैली के महल पूरे एक तरह से राजपूत आर्किटेक्चर, पुराने मुगल आर्किटेक्चर और राजपूत आर्किटेक्चर दो उस समय में प्रचलित थे, लेकिन
मेवाड़ के मेवाड़ की चित्रकला भी देखिए आप, ठेठ बिल्कुल क्या कहना चाहिए, चटक रंगों का प्रयोग भी विशेषता है वहां की, है ना। आज भी मेवाड़ की महिलाओं में भी बहुत चटक लाल रंग हाँ, की बिल्कुल चुनरिया पहनने की बिल्कुल आपको रंगारंग मिलेगी। धरती है हाँ राजस्थान हाँ में आप। बिल्कुल। और इसी तरह तो एक तो सोमपुरा शैली का प्रयोग, इस शैली के महलों का निर्माण करने वाले जो थे ना वो सोमपुरा वंशी कहलाते थे, और महलों के मुख्य जो निर्माता होते थे उनको गजदर कहते, वो गजदर कहलाते थे। तो मेवाड़, डूंगरपुर, गोडवाड़, गोडवाड़ मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का क्षेत्र है, तो वहां के ज्यादातर महल इसी स्थापत्य शैली में बने। तो इसी तरह एक और जो परकोटे बने हैं सभी के करीब करीब सभी नगरों के परकोटे, और परकोटे में जो है सभी अपने अपने परिवारों के हिसाब से मोहल्ले, उसमें ऐसा जातिगत तो नहीं था कुछ भी, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रख करके सबको एक साथ बसाया जाता था, और उनके चारों ओर एक करना चाहिए रिंग रोड टाइप है उन परकोटों में, जिसे शफील कहा जाता है। तो बहुत ही सुंदर बसे रहते थे। एक और जो मुख्य महल होता था उसको रावड़ा बोलते थे, ये ल शब्द में अड़ा बोल रहा हूं, मुख्य महल को रावड़ा कहते थे। और पूरे रावड़े में जो एक जो रनिवास होता था उसकी एक ड्योढ़ी हुआ करती थी, उसको ड्योढ़ी बोला करते, यानी ड्योढ़ी का मतलब अंदर जो है वो सीधा नहीं दिखता था, रनिवास का जो है वो उसके बीच में एक दीवार सी होती थी और थोड़ा सा घूम करके जाना पड़ता था। रावल के अंदर रानियां, ये मैं महारानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक से ही आपको दो कुछ उदाहरण दे रहा हूं। रानियां या जो राजमाता है जिन्हें माझियां कहते थे, ठकुरानियां, कंवरानियां, वे अलग अलग भवन में रहते। ये सबको अपने अधिकार ऐसे थे कि वे स्वतंत्र रह सके। ये और आपको आश्चर्य होगा कि रानियों की वंशावली भी लिखी अलग से जाती थी। रानी अपने पियर और अपने के नाम से जानी जाती थी, उसके पियर के नाम को एबोलिश नहीं किया जाता। अगर कोई भाटी राजवंश की रानी है और कहीं शादी करा रखी मेवाड़ में तो उसको भटियानी जी कहते थे या राठौड़न जी कहते थे, राठौड़ वंश की रानी। वो अपने कुल को अपने साथ ससुराल में भी लेकर के जाती, ये बड़ी खासियत थी। और एक और बात थी, इनके अंदर अपने निजी मंदिर हुआ करते, और मंदिर भी बड़े, हर एक राजमहल में इनके रानियों के निजी मंदिर बने हुए, और उन मंदिरों का जो एरिया है वो विशेष रूप से उन्हीं के लिए था। वहां पर वे अपने धार्मिक उत्सव वगैरह बड़े आराम से करती थी, किसी का कोई दखल नहीं होता था। उनमें उनके निजी मंदिर होते थे, उनके निजी इष्ट देवता की जिनको वो मानती उनकी पूजा करने के लिए स्वतंत्र होती, और ये स्थान देरासर कहलाते। इसके बाद ड्योढ़ी पर एक पहरा होता था, और उस पहरे से पूरे रावले की या पूरे राजमहल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक बड़े इज्जतदार परिवार के व्यक्ति वहां पर ड्योढ़ीदार या ड्योढ़िया जी का काम करते थे। इसके बाद बाहर मर्दाने में दरबार या दरी खाने लगते थे। ये बाहर मर्दाना बाग था जहां दरी खाना कहते थे उन्हें, और ऐसा नहीं है कि मर्द ही दरी खाना लगाए, महिलाओं के दरी खाने भी होते थे। ये उनके अधिकार थे। हाँ, और उनकी वंशावलियां बिल्कुल अलग रखी जाती थी। जैसे चारण भाट जो है वो अपने राजाओं की वंशावलियां लिखते थे, और जो है बड़वा राजाओं की वंशावलियां लिखते थे। ऐसे रानियों की वंशावलियों को मेंटेन करने का काम रानी मंगा की पोथी में होता था, और रानी मंगे जो है रानी की वंशावली लिखते थे।
रानियां अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से निर्माण कार्य कराती थी, कहीं मंदिर बनवाती थी, कहीं मंदिर की सीढ़ियां बनवाती, कहीं जो है तालाब बनवाती, और वो सारे के सारे उनकी पोथी में अलग से दर्ज किया जाता। इसके अलावा महलों में जो पर्टिकुलर जो गोखड़े होते थे, उन गोखड़ों के भी नाम रखे जाते थे, गवाक्ष, जहां से बैठ करके जैसे सूरज की तरफ होता तो उसे सूरज गोखड़ा कहते हैं। और इस तरह से जो राजकुमार का जो क्राउन प्रिंस होता, उसे कुंवर पदा का महल अलग से बन होता था, वहां पे जो है राजकुमार। और पुराने महल इस तरीके से बनाए जाते थे कि कुछ रास्ते राजा के कमरे से सीधे रानी के कमरों की तरफ ही खुलते थे, ताकि वे बिना किसी की देख रेख के, बिना किसी की निगाह में आए, सीधे अपने राजमहल, अपने रनिवास में जा सके। ये एक खास बात थी, क्योंकि उस वक्त जो है भय भी बना रहता था, कभी भी कोई आक्रमण कर दे, कुछ कर दे, तो ऐसे गुप्त रास्ते सभी महलों में थे। इसी तरह शस्त्रागार होते थे, उन्हें सिला खाना कहते थे। और आज भी करीब करीब बड़े ठिकानों में बड़े बड़े जो जागीरदार है, उन वहां पर उनके महलों में बड़े बड़े शस्त्रागार बने हुए हैं, और पुराने जिनमें ढाले, जीरह, बख्तर, कवच, लोहे के टोप, बंदूकें, कारतूस वगैरह सब आज भी, बाले, कटारिया, छुरे, आज भी आप अपन देख सकते हैं। एक और था जहां कपड़े और एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, और आज भी है बड़े बड़े महलों में, आप सब जगह, उदयपुर से पहले से लेकर के और बड़े जागीरदारों के महलों में, जहां उनके कपड़े और जेवरात को सुरक्षित रखा था, उसे कपड़दारा बोलते थे। और एक बहुत बढ़िया बात मैं निवेदन करूंगा कि अपनी विरासत को सहेज के रखने की परंपरा राजे रजवाड़ों में और महलों में एक विशेष डिपार्टमेंट के अंतर्गत थी। उनके लिए कक्ष बनाए जाते थे जिसे ज्योतदान कहते। आज भी मैंने कई महलों में देखे, आज भी पुरानी पेंटिंग सुरक्षित है। मैं आपसे निवेदन करूं कि चोखा एंड बख्ता द मास्टर आर्टिस्ट देवगढ़, बहुत पुराने, माइलो बीच एक अमेरिकन और हमारे यहाँ के बहुत बड़े एक जो है इतिहास के ज्ञाता हमारे यहाँ के राव साहब हुए हैं, उन्होंने उस पुस्तक को दोनों ने मिलकर के लिखी है, बहुत सुंदर पुस्तक है। और उस पुस्तक में उन्होंने जो है उस अपने जोतदान की पेंटिंग्स से, और ऐसी पेंटिंग्स दर्शाई है जो दुनिया भर के म्यूजियम्स में। तो एक तरह से पुरानी चित्रकला, पुरानी पेंटिंग्स और पुरानी आर्ट की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए एक डिपार्टमेंट था, ताकि हर जगह, ताकि एक विरासत को सहेज के रखा जा सके, लोग देख सके कि देखिए आर्ट का डेवलपमेंट यहाँ भी ऐसे हुआ है, इतना इतना भाई हुआ है। और मौके ब मौके ठिकानेदार कई पीढ़ियों के चित्रकार जो चित्र बनाते थे, उन चित्रकारों को सहेज के रखे जाते थे। आपने देखा होगा, मैं आपसे निवेदन करूं, किशनगढ़ की, जिसको राजस्थान की इंडिया की मोनालिसा कहते हैं, मोनालिसा भी जो है किशनगढ़ के किसी जोतदान में ही मिली, और आज इतनी बड़ी पेंटिंग है कि उसके ऊपर डाक टिकट जारी हो रहे हैं। तो ये एक विशेष परंपरा राजस्थान, मेवाड़ी नहीं, राजस्थान के सभी जो है राज उसमें रही। और एक और था, उन महलों की स्थापत्य कला में कोठियार हुआ करता था। कोठियार का मतलब भंडार, अनाज भंडार। हाँ, तो अनाज भंडार, जहां पर अनाज आया करता था और उसे लोगों के काम में भी लिया जाता। लोगों, इतना अनाज कोई राज परिवार नहीं खाता, राज परिवार जनता के लिए अनाज खोल। मैं आपसे बताऊं कि यहाँ पर 1900 जो है 10-20 के आसपास, ऐसा ही कोई सन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन प्लेग आई तो बाकायदा प्रतिदिन जो है गुगरी कहते हैं, सारे अनाज को मिक्स करके, उबाल करके, और उसको जो है उस एक तरह से उसका दलिया बना करके, उबाल करके,
वो सारे घर घर बांटा जाता। लोग गांव छोड़ करके बाहर चले गए तो वो जहाँ रहते थे खेतों में जा जा करके राज कर्मचारी बांटते थे। इतना अपनी रियाया का, अपनी प्रजा का लोग ध्यान रखते थे। और वो सारा अनाज कोठियार में रहता था। इसी तरह जो रसोड़ा था वो अलग था, वेज और नॉन वेज के लिए भी अलग अलग हुआ करते। इसी तरह महलों के मर्दाना भाग में कोर्ट भी हुआ करता था, जिसे कचहरी बोलते थे। सर थोड़ा नेटवर्क की समस्या है आपकी तरफ से। मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए, आप रिमूव हो करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा। आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, कोई समस्या है वो फिर से हमसे जुड़ेंगे। बहुत अच्छी जानकारी हमको मिल रही है राजस्थान के बारे में, खास तौर पे मेवाड़ के विषय में, क्योंकि जानकारियां चाहे जितनी भी हों, मेरा तो ये मानना है और मैंने इसको महसूस किया है कि हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, या तो उस स्थान पे जाएं और उस स्थान को भी समझने के लिए हमें वहाँ के किसी रहने वाले को या फिर जिसकी जानकारी अच्छी है हमें उनका साथ चाहिए होता है, क्योंकि कितना भी देख लो इसके विषय में तो वही हमें बता सकते हैं। और आज ऐसी ही जानकारी हमें ब्रिजकांत जोशी जी से मिल रही है, जो वहाँ के बासिंदे हैं और जिनका रिसर्च है इस क्षेत्र में। अपने पूरे कार्यकाल में, अपने पूरे शिक्षा जगत में उन्होंने इस कार्य को बखूबी किया है और आज हमसे वो साझा कर रहे हैं। थोड़ी नेटवर्क की समस्या है, वो फिर से हमसे जुड़ रहे हैं। कुछ कमेंट हैं, अस्मित बिन्नी जी स्वागत कर रहे हैं, और राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, मनु बदायनी जी, प्रमोद भंडारी पार्थ जी, वो गुरुदेव सादर प्रणाम, बहुत ही अद्वितीय जानकारी अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर। जी हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन देखिए ना, समस्या तो हर जगह रहती है और आज समस्या के रूप में नेटवर्क महाराज जी जो हैं वो अपने आप को थोड़ा बाधित कर रहे हैं। थोड़ी सी समस्या है, मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी सर हमसे फिर से जुड़ जाएंगे। सर आप मुझे नहीं दिख रहे हैं, अभी सर्च चल रहा है। तो और भी बहुत सारी हम लोग सर के बारे में भी और बातें जानने वाले थे। मुझे पता है कि वो रंगमंच से जुड़े हुए हैं और साथ ही लेखन क्षेत्र में भी उनके कुछ कृतियां हैं, कविताएं लिखने का शौक है, पढ़ने का तो है ही। उनके बारे में भी हमें बात करनी है, तो जितनी जल्दी वो हमसे वापस से जुड़ेंगे हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे। और अगर आप लोगों में से कोई विशेष जानकारी रखता है तो कृपया आप मुझसे संपर्क कीजिए अपने स्थान विशेष के बारे में और अपनी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। अगर आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग भी समृद्ध हो पाएंगे। सर लगातार कोशिश में हैं कि उनके नेटवर्क में थोड़ा सा तो चीटिंग कर ली। आज नवरात्र का पहला दिन है, सभी को शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सभी पे बनी रहे और ये नवरात्र अच्छे से सफलतापूर्वक आप लोगों का पूजा पाठ के साथ सामाजिक चेतना और एक सौहार्द का भी एक अंदर, अगर उस विषय में भी हम सोचेंगे ना तो ही जाके फलित होगा। तो गौरव जोशी जी प्रणाम कह रहे हैं, आपको भी प्रणाम। बस शेयर करते रहिएगा, क्योंकि मैं अब 2 मिनट और वेट करती हूँ। अगर नेटवर्क ठीक है तो हम लोग आगे बातें करेंगे, और नहीं तो फिर किसी और कड़ी में हम फिर से जुड़ेंगे और बहुत सारी बातें राजस्थान के बारे में, वहाँ की और लोक कलाओं के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे वही निवेदन फिर से दोहराना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी कुछ बातें साझा करनी है, अपने स्थान विशेष के बारे में बताना है, या किसी और विधा से आप जुड़े हुए हैं, तो आप मुझसे संपर्क करिए। हम लोग यहाँ बैठेंगे और लोगों को इस विषय पे जागरूक करने का एक कार्य इस माध्यम से, छोटा ही सही लेकिन हो रहा है और आप उससे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा इसी पेज पे, आप जुड़े। चलिए, मुझे नहीं लगता है कि आज नेटवर्क की फिर से कृपा हो पाएगी। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे बहुत सारी और नई जानकारियों के साथ में, नई बातों के साथ में। और हमसे जुड़े रहिए आप, अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। कुछ सुझाव हो, कोई और बात हो तो आप मुझसे वो भी बताइए, यहाँ कमेंट में आप उसको रख सकते हैं, तो हम उस पर और भी बेहतर करने का एक प्रयास रहेगा आपके माध्यम से।
तो फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।